एक आईपीएस अधिकारी जिसे कानून की रक्षा करनी थी, अपनी बंदूक से खुद को गोली मारता है। हरियाणा के वाई पूरन कुमार की आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं, ये उस जहर की खुली चेतावनी है जो जाति के नाम से इंसानियत को कुचल रहा है। हरियाणा के 2000 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ में अपने सरकारी बंगले में मृत पाए गए। उन्होंने खुद को गोली मारी और घटना स्थल से लगभग 8 से 9 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए जातिगत भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान को लेकर। उनकी पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार उत्पीड़न किया गया और उन्होंने अंतिम संस्कार तक होने नहीं दिया जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र विजारणिया समेत कुल 13 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें धारा 108 जो आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है और SC/ST अत्याचार अधिनियम की धाराएं शामिल की गई हैं। लेकिन मामला अभी भी जांच के दौर में है। पोस्टमार्टम में 60 घंटे से अधिक की देरी, मोबाइल फोन की जब्ती को लेकर विवाद, सुसाइड नोट में नामों पर असहमति, ये सब संकेत हैं कि कहानी अब भी अधूरी है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, ये सामाजिक और संस्थागत जहर का प्रतीक है। जब एक आईपीएस अधिकारी जातिगत भेदभाव की शिकायत करता है तो यह सवाल उठता है कि भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी हैं। जातिगत भेदभाव सिर्फ समाज तक सीमित नहीं है, ये सिस्टम और संस्थागत ढांचे के भीतर गहराई तक फैला हुआ है। जब एक आईपीएस अधिकारी खुद आरोप लगाए तो सवाल उठता है, क्या तंत्र सच में निष्पक्ष है? इतिहास बताता है कि दलित या अनुसूचित जाति के अधिकारी कई स्तरों पर अलगाव और प्रताड़ना झेलते रहे हैं। बार बार स्थानांतरण, पदोन्नति में अवरोध, सार्वजनिक अपमान और मनोवैज्ञानिक दबाव को लेकर। अक्सर ये घटनाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें स्वीकार कर पाना तक मुश्किल हो जाता है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कई बार अपमानित किया गया, जाति के आधार पर टिप्पणियां की गईं और उन्हें मानसिक यातनाएं दी गईं। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रताड़ना धीरे धीरे उनके आत्मसम्मान को तोड़ रही थी। अगर एक पौधे को भी लगातार दबाया जाए तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। उसी तरह जब किसी अधिकारी को लगातार अपमान सहना पड़े तो उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास और इंसानियत दोनों थक जाती हैं। और जब यह दबाव अपनी हद पार कर जाए तो इंसान डर और निराशा के उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां से वापसी कठिन होती है। अगर एक छात्र को स्कूल में रोज रोज घेरा जाए तो वो पढ़ाई छोड़ देने के करीब पहुंच जाएगा। इसी तरह जब जनता देखती है कि उच्च पदस्थ अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो प्रशासन पर उनका भरोसा टूटने लगता है। यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये उन लाखों नागरिकों की कहानी है जो रोजमर्रा में जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं। अगर एक आईपीएस अधिकारी भी टूट सकता है तो सामान्य दलित नागरिक किन परिस्थितियों में जी रहा होगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हरियाणा के इस आईपीएस मामले के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि सामान्य जीवन में जातिगत हिंसा कितनी गहराई तक फैली हुई है। रायबरेली उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। हरिओम मानसिक रूप से अस्थिर बताए जाते थे और उन पर चोरी का शक लगाया गया। भीड़ ने उन्हें रोक लिया, बेरहमी से मारा और पुलिस की कथित लापरवाही के कारण उन्हें बचाया नहीं गया। उनका शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने उन्हें भीड़ के हवाले छोड़ दिया। इस घटना के बाद भारी सामाजिक आक्रोश फैला। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया और कोतवाल समेत कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये चेतावनी है कि सिस्टम में दरारें हैं। जब जनता देखती है कि एक दलित व्यक्ति बिना सबूत के मारा जाता है और एक आईपीएस अधिकारी भी न्याय नहीं पाता तो लोकतंत्र का विश्वास कैसे टिकेगा? दोनों घटनाएं अलग नहीं है, ये एक ही सामाजिक संक्रमण यानी कि सोशल इन्फेक्शन के दो सिरे हैं। हरिओम की हत्या हमें याद दिलाती है कि जहर कितना गहरा फैल चुका है, कितनी हिंसा दिखती है और कितनी इंसानियत के अंदर दबाई जाती है। भारत में हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं जो जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़े होते हैं।
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 57,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 150 से ज्यादा मामले जातिगत अत्याचार से जुड़े होते हैं। इनमें मारपीट, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार और मानसिक प्रताड़ना शामिल है। असल समस्या ये नहीं है कि मामले दर्ज नहीं होते, बल्कि ये है कि सजा की दर बेहद कम है, लगभग 28% के आसपास। यानी हर 10 में से केवल 2 या 3 में ही दोषियों को सजा मिलती। इससे साफ होता है कि न्याय की प्रक्रिया लंबी, जटिल और कई बार प्रभावशाली लोगों के दबाव में रुक जाती है। सरकारी तंत्र में भी ये भेदभाव दिखाई देता है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनुसूचित जाति या दलित अधिकारियों को प्रमोशन में देरी, ट्रांसफर की सजा, सार्वजनिक अपमान जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये भेदभाव हमेशा खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन इनका असर गहरा और दीर्घकालिक होता है। कुछ सामाजिक अध्ययनों के अनुसार हर 4 में से 1 दलित अधिकारी ने अपने कार्यस्थल पर भेदभाव या अपमान का अनुभव किया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार का मामला इसी व्यापक सच्चाई का प्रतीक है। जब एक उच्च पदस्थ अधिकारी खुद जातिगत उत्पीड़न की बात कहे तो ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि चेतावनी बन जाते हैं। कानून बना है, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक समाज में नहीं उतरी। जब तक जाति की सोच नहीं बदलेगी, ना आंकड़े घटेंगे और ना ही आत्महत्याएं रुकेंगी। झूठे आरोप, प्रताड़ना और उत्पीड़न के मामलों की संख्या कितनी है? क्या ये केवल घटनाएं हैं या एक बड़ी सामाजिक प्रवृत्ति बन चुकी है? भारत में अनुसूचित जाति या जनजाति उत्पीड़न से जुड़ी रिपोर्टें हर साल लगातार बढ़ रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर वर्ष हजारों मामले SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज होते हैं। उदाहरण के लिए 2023 में लगभग 9,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जिनमें से अधिकतर में गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन सजा की दर न्यूनतम रही। अगर प्रशासनिक स्तर पर ही भेदभाव, दबाव और उत्पीड़न मौजूद है, तो उसके परिणाम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होते हैं। इसका असर आत्मसम्मान पर, मानसिक स्वास्थ्य पर और समाज जिस प्रकार न्याय पर विश्वास करता है उस पर जरूर पड़ता है। अगर हम इन घटनाओं को नदी की धारा माने तो आईपीएस वाई पूरन कुमार का केस उसका उफान है और हरिओम केस उसकी बहती धारा। ये दोनों मिलकर उस नदी को बनाते हैं जिसका नाम है समाज। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जब शिकायतें दर्ज होती हैं तो जांच अक्सर अधूरी रह जाती है। दबाव बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही दुर्लभ होती है और उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज होना या निष्पक्ष जांच होना बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की परीक्षा है। यहाँ मुख्य सवाल यह है कि अगर एक आईपीएस अधिकारी को न्याय नहीं मिलता तो लाखों आम नागरिक, खासकर दलित, किस आधार पर सिस्टम पर भरोसा करें? हर आंकड़े और हर रिपोर्ट के पीछे एक इंसान की कहानी होती है, एक परिवार, एक बचपन, कुछ सपने और कुछ उम्मीदें जो अधूरी रह गई। आईपीएस वाई पूरन कुमार की कहानी, सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी कानून और समाज की सेवा में लगा दी, जिसने माना कि वर्दी उसका सम्मान है, उसका कवच है, लेकिन जब उसी वर्दी के पीछे उसकी जाति देखी जाती है तब पहचान इंसान की नहीं बल्कि जाति बन गई है। जब पहचान इंसान की नहीं बल्कि जाति की बन गई है तो उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटने लगा। वाई पूरन कुमार ने वर्षों तक ईमानदारी से काम किया, अपराधियों से लड़े, जनता की सुरक्षा की, लेकिन जब उन्हें अपने ही सिस्टम में अपमान, ताने और मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी तो भीतर से एक मजबूत इंसान भी टूट गया। ये कहानी सिर्फ सफलता या असफलता की नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उधर रायबरेली का हरिओम, एक साधारण दलित युवक जो भीड़ के सामने अकेला था, उस पर आरोप लगे, बिना सबूत उसे पीटा गया और कानून खामोश खड़ा रहा। यह वही व्यवस्था है जहां एक ओर अधिकारी अपनी जान गंवाता है और दूसरी ओर एक गरीब युवक न्याय की उम्मीद में मर जाता है। कल्पना कीजिए, दोनों की कहानियां अलग दिखती हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। एक की आवाज दफ्तरों की दीवारों में गुम हो गई और दूसरे की चीख सड़क पर थम गई। पीछे रह गए उनके परिवार, एक पत्नी जो न्याय की उम्मीद में चिट्ठियां लिख रही है और एक माँ जो अपने बेटे की तस्वीर से बात करती है। ये घटनाएं सिर्फ समाचार नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। ये दिखाती हैं कि इंसान अब भी जाति के बोझ तले दबा है और इंसानियत अब भी जवाब ढूंढ रही है। अगर ये घटनाएं केवल एक श्रृंखला बनकर रह जाएं, तो समाधान कभी नहीं दिखेगा। इसलिए अब जरूरत है विचार और बदलाव की। हमें सोचना होगा, क्या परिवर्तन संभव है
इसके लिए पारदर्शिता और निष्पक्ष न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित पहला कदम होना चाहिए। आत्महत्या नोट और शिकायतों को तुरंत सार्वजनिक किया जाए। आरोपों पर निष्पक्ष जांच और आरोपियों का निलंबन या गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। वरिष्ठ अधिकारियों पर स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए। न्याय में देरी का मतलब है न्याय से इनकार करना, इसलिए पारदर्शिता ही पहला सुधार है। दूसरा कदम होना चाहिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण और जातिगत जागरूकता। पुलिस प्रशासन और न्यायतंत्र में समानता और संवेदना का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। हर अधिकारी को यह समझना होगा कि उत्पीड़न का मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा होता है। अगर संवेदना बढ़ेगी तो अत्याचार की संभावनाएं घटेंगी। तीसरा कदम होना चाहिए संरचनात्मक सुधार से संबंधित। भर्ती, पदोन्नति और कार्यस्थल नीति में जातिगत न्याय सुनिश्चित हो। हर विभाग में निष्पक्ष शिकायत निवारण तंत्र मौजूद होना चाहिए। ऐसे सिस्टम बने जहां कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना डर के अपनी बात रख सके। चौथा कदम होना चाहिए साइको सोशल सहायता और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन। अधिकारियों और नागरिकों दोनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं। तनाव, उत्पीड़न या भेदभाव झेल रहे लोगों के लिए संवाद के मंच हो। मौन तोड़ना ही पहला उपचार है। पांचवा कदम होना चाहिए नागरिक साक्षरता और सामाजिक चेतना। जनता को जागरूक किया जाए कि न्याय केवल दावे से नहीं, अधिकार से मिलता है। जब लोग समझेंगे कि हर व्यक्ति की सुरक्षा ही असली न्याय है, तभी व्यवस्था सशक्त होगी। यदि इस आईपीएस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हुई तो यह संदेश बनेगा, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन यदि नहीं तो यह घाव और गहरा होगा। एक क्षण रुकिए और सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जिसे सुरक्षा और न्याय का प्रतीक होना चाहिए था, वही अंततः अपनी जान ले लेता है। और एक साधारण दलित युवक हरिओम, जिसे भीड़ ने न्याय का अवसर दिए बिना ही मौत के हवाले कर दिया। दोनों घटनाएं अलग अलग दिखती हैं, लेकिन दोनों एक ही जहर की विभीषिका हैं। जब कानून रक्षक ही न्याय नहीं पा रहे तो न्याय की नींव कैसे टिकेगी? जब एक अधिकारी को अपने ही तंत्र में दबाया जाए तो एक सामान्य नागरिक की आवाज कहां जाएगी? लेकिन ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। अगर ये घटनाएं समाज की चेतना को जगा सकें, अगर ये सवाल खड़े कर सके, क्या हम सच में एक न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं? तो यही इनकी सबसे बड़ी जीत होगी। न्याय सिर्फ एक दावा नहीं, ये रोजमर्रा की लड़ाई है। समाज तभी बदलेगा जब हम सवाल पूछेंगे, जवाबदेही मांगेंगे और चुप नहीं रहेंगे। परिवर्तन धीमा है लेकिन अटल होता है। इसलिए ये समय है भूलने का नहीं, बल्कि पड़ताल करने का। ये समय है इन कहानियों को आवाज देने का। ये समय है ये मानने का कि इंसानियत, गरिमा और समानता पर आधारित समाज संभव है। न्याय वहां से शुरू होता है जहां भय समाप्त होता है, और भय तभी समाप्त होगा जब समाज हर इंसान को बराबरी से देखेगा। ये कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, ये उस पूरे समाज की है जो अब भी अपने जख्मों को ढककर जी रहा है। अगर इन घटनाओं ने हमें सोचने पर मजबूर किया, तो यही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है।